नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 5 अक्षरों के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अक्षरों का महत्व पाठ का अध्ययन किया था और जाना था कि किस प्रकार अक्षर हमारे जीवन में आए और किस प्रकार इन अक्षरों का विकास हुआ और कैसे मानव ने इसकी खोज की। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो पहला है इसका निबंध से, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। बच्चों, किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब उसके विचार हमें लेख या लिखित रूप में मिलने लग जाते हैं। तो अक्षरों की खोज होने से आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा और इसी प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों? जब मनुष्य के पास अक्षर आ गए तो उसने अपने भावों को, अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। पहले अपने भावों को आदमी क्या करता था? चित्रों के द्वारा व्यक्त करता था और यही विकसित होकर भाव संकेत हुए और यही भाव संकेत विस्तृत होकर अक्षर के रूप में हमारे सामने आए। तो इस प्रकार अक्षरों का सिलसिला कैसे हुआ कि पहले हमारे भाव उत्पन्न, चित्र उत्पन्न हुए, चित्र से भाव उत्पन्न हुए और भाव से हमारे अक्षर उत्पन्न हुए। अब अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अर्थात मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज तक किस तरह पहुंचाता था? तो मनुष्य अपने अक्षरों के ज्ञान से पहले पशु पक्षियों, आदमी तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूसरों तक व्यक्त करता था। अर्थात जब उसको कुछ कहना होता था तो मनुष्य पशु पक्षी आदि का चित्र बनाकर वो उसको भेज देता था। इस प्रकार वो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता था। अब आते हैं हम निबंध से आगे। इसके अंतर्गत आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में कितना जानते हो, लिखो। तो जैसे आपने इस पाठ में पढ़ा कि अक्षरों के महत्व के विषय में क्या क्या है, तो अब यही इसी तरह हम ध्वनि के महत्व के बारे में बताएंगे। तो अक्षरों का क्या है? अक्षर लिखित रूप है, जबकि ध्वनि जो है मौखिक रूप है। अक्षर के द्वारा, अक्षर में क्या है? लिखित रूप में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, जबकि ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचार बोलकर या सुनकर करते हैं। तो ध्वनि का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना अक्षर का, क्योंकि ध्वनि से ही अक्षर का निर्माण होता है। जिस प्रकार बिना बोलती फिल्म को हम देखें तो हमें आनंद नहीं आता, बल्कि हम बोलती हुई फिल्म को देखें तो उसमें आनंद आता है, या आप किसी भी चीज़ को बोलते देखें तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। तो ध्वनि का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर आप शिक्षक के साथ बातचीत करें, अर्थात मेरे साथ बातचीत करेंगे। तो अभी तो हम आमने सामने कर नहीं सकते, जब कक्षाएं शुरू होंगी तब करेंगे। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मौखिक जीवन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम अपने विचारों को पहले बोलकर प्रकट करेंगे, बात को सुनकर समझेंगे। तो इसलिए मौखिक भाषा जो है वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं। क्यों भाई? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी किसी ना किसी, अब गुरुत्वाकर्षण की खोज की, किसी भी मतलब रेडियो की किसकी की, वो किसी ना किसी व्यक्ति का उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है। वो क्या है? एक अकेले व्यक्ति ने की है, जबकि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। ये तो अलग अलग भाव आए, अलग अलग अक्षर अलग अलग व्यक्ति ने दिए। इसीलिए अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है कि इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हो।
अब एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो। इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो ये आपको अलग, क्या शानदार दिन है। एक वाक्य है, इसको आपको हिंदी में भी लिखा गया है, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, तमिल, सारी भाषाओं में अर्थात सभी लिपियों में लिखा गया है, क्योंकि जो लिखने की विधि है वो लिपि है और जो भाषा है वो उसके आगे लिखी हुई है। तो इन वर्णों की सहायता से कोई एक नया शब्द बनाने की आप भी कोशिश कर सकते हैं। भाई आपको हिंदी आती है, अंग्रेज़ी आती है, उर्दू और ये नहीं आती, तो आप फिर भी इसमें बना सकते हैं कि आपको जो भी भाषा आती है उसके अनुसार आप इसमें बना सकते हैं। अब अनुमान और कल्पना, कि आप क्या अनुमान लगाते हैं और क्या कल्पना की गई है इसमें। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि अक्षर नहीं थे, और जब अक्षर नहीं थे तो किसी भी युग का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, और इतिहास से ही हमें पिछले युग की बातें पता लगती हैं। जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो मनुष्य ने क्या सोचा कि ज़रूर जो ये अक्षर है ये ईश्वर की देन है, इसको ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसीलिए वो लोग ये सोचते थे कि अक्षर जो हैं हमें ईश्वर ने प्रदान किए हैं। अब आती है अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह बातचीत करके महत्व के जानने के लिए इकट्ठा करो। अब इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। अभी आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी अलग अलग हैं सारे बच्चे, जब आप कक्षा में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अक्षरों के साथ साथ मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों तीनों का महत्व है, क्योंकि गीत और नृत्य हमारे जीवन में मनोरंजन पैदा करते हैं और खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है। जब मनुष्य को अपने चहुमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में विकास करना, मानसिक, शारीरिक आदि सभी विकास करने होते हैं, तो इसलिए इन तीनों का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब आता है क्या होता अगर। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, हमारे पास अक्षर ना होते। मान लीजिए आपके पास अक्षर ना होते तो क्या होता। आप अपने विचार लिखकर प्रकट नहीं कर सकते थे, और भाषा ना होती तो आप अपनी भाषा बोल ही नहीं सकते थे। अपने विचारों को आप ना तो प्रदान कर सकते थे और ना उनको ले सकते थे, क्योंकि जब आपके पास भाषा नहीं तो आप ना बोलोगे, ना सुनोगे, ना लिखोगे। तो ये है कि अगर ये चीज़ें हमारे पास ना होती तो क्या होता। अब आते हैं व्याकरण संबंधी भाषा की बात पर। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत या आदि ना हो, अर्थात काल से पहले क्या लगाया गया, अनादि। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में जोड़ने से बना है। तो ये अनादि, जिसका अन ना हो तो अनादि में अन प्लस आदि, दो शब्द हैं इसमें, तो हमने आदि से पहले अन लगा दिया, तो ये क्या कहलाया, इसका उपसर्ग, अर्थात शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहते हैं। तो कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनमें उपसर्ग लगे हुए हैं, आपने उनके उपसर्ग अलग करने हैं। जैसे सफल मूल शब्द है, इसमें ए लगा रखा है तो ए प्लस सफल। अनुचित अन प्लस उचित। अपरिचित अ प्लस परिचित। अदृश्य अ प्लस दृश्य। अनावश्यक अन प्लस आवश्यक। अनिच्छा अन प्लस इच्छा। अर्थात हमने देखा कि कुछ शब्दों में ए प्रत्यय लगे हैं, कुछ में अन लगे हुए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। अब जैसे नीचे लिखे वाक्य को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अर्थात अरब क्या है, संज्ञा है, और उससे पहले हमने 5 संख्या लगा दी, तो ये किसका कार्य कर रही है, अरब की संख्या बताने का। तो ये संख्या हो गया, विशेषण का काम कर रही है, संख्यावाचक विशेषण का। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो 10,000 ये साल से पहले क्या है, ये संख्या बता रहा है साल की, कितने साल हैं, 10,000। तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं ये संज्ञा है, जो इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। जो गिनने योग्य चीज़ें होती हैं उनमें हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3
शावक आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्यावाचक शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, जिनको गिना नहीं जाता तो संख्या जरूर होती है उसमें, लेकिन उसमें मापतोल के लिए जो हम इकाई यूज़ करते हैं उसका प्रयोग होता है। जैसे 3 जग पानी, हम इसको गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तो ये क्या होगा, संख्या, ये होगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो ये रेखांकित शब्द जो हैं परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है तो इसीलिए इनको संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण कहा गया है। तो अब आगे आपको शब्द दिए हैं, इनके आगे आपने लिखना है छांटकर। जैसे खीर दिया है तो खीर से पहले आप क्या लिखेंगे, कौन सा आएगा, परिमाणवाचक क्या आएगा बताइए। कि कटोरी की 3 कटोरी खीर, कितना है, 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफ़ी, 1 गिलास दूध, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 3 लीटर तेल। तो हमने क्या है, कहीं पर संख्या लिखी तो इनका हमने यहाँ प्रयोग किया। अब है कुछ करने को, जो आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। जैसे अब आप फ्री हैं घर में, पढ़ने के बाद सारा दिन आप थोड़ा सा आप मनोरंजन भी करेंगे, तो आप क्या करें, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें जो अब प्रयोग में नहीं है। आप ग्रामर की बुक उठाइए, उसमें रखिए कि कुछ शब्द ऐसे, अक्षर ऐसे हैं जो प्रयोग में नहीं है, उनको आप छांट कर लिखें। प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं, अब कुछ और नए प्रचलित अक्षर जो आ गए हैं प्रयोग में, उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी इसके विषय में नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि आप इसको खुद करेंगे, ये रचनात्मक कार्य है, तो आप उसके बाद मुझे दिखाएंगे। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में, तो क्या हमें लिखित भाषा से लाभ है, क्या हानि है मौखिक भाषा से, तो ये भी आप आपस में ही डिस्कस करेंगे। अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र गए हैं, उनसे क्या संकेत, तो ये आपने देखा होगा जब आप सड़क पर चलते हैं तो कुछ संकेत दिए होते हैं टर्न ऑफ के, तो ये आप अपनी हेल्प से करें, इसको देखें, समझें। और आपने जो चित्र देखे हैं ये आप देखे होंगे मुड़ने के और इसके होते हैं, तो ये आप करेंगे अपने आप। अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चे के स्कूल में जाकर, अभी आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ना बाहर निकल सकते, घर में ही हैं आप, तो बच्चों जो मैंने समझाया इसको ध्यान से पढ़ें और जो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेजूंगी उनको अपनी फेयर नोटबुक में आप लिखेंगे। धन्यवाद।